इनहिबिटर्स ऑफ कोagulation। इसमें एंटीथ्रोम्बिन 3 है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो है वो भी कोagulation इनहिबिटर्स के तौर पर कर रही है। इनएक्टिवेट करती है से 5A को 7A को। और इसके अलावा जो है फैक्टर वी लेडिन है, थ्रोम्बोमोडुलिन है। थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ये इसी ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें मौजूद होती है। और इसके अलावा ये थ्रोम्बिन के साथ बाइंड कर जाती है। थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करने के साथ साथ ये क्या करती है, डिक्रीजेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस फिब्रिन। थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ये फिब्रिन नहीं बनने देगी, फिब्रिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगी। इसके अलावा जो है प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, थ्रोम्बोमोडुलिन जब प्रोटीन सी एक्टिवेट हो जाएगी तो ये तो इनहिबिटर्स हैं जिसकी वजह से कोagulation नहीं हो पाएगी। इसी तरह हम बात अब करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। तो प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम उर्फे आम में पीटी का टेस्ट भी कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 8। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 8 जैसे आप लोगों ने देखा कि टिश्यू फैक्टर की मौजूदगी में ही जो है वो हमारा फैक्टर 7 था, वो फैक्टर 7 जो है वो आगे जाके थ्रोम्बिन बनाने में किरदार अदा कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, इसे मिक्स करते हैं, मिक्स विद फॉस्फोलिपिड एक्सट्रैक्ट। इसमें कैल्शियम ऐड करेंगे और इसमें ब्लड का सैंपल होगा और फिर बाद में हम इसकी क्लॉटिंग टाइम को चेक करेंगे। आमतौर पर पीटी जो है वो 12 से 14 सेकंड्स तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी है। इसमें क्या है, ब्लड प्लाज्मा के सैंपल लेंगे, ईडीटीए लेंगे या सिट्रेट लेंगे। नो क्लॉट रिकैल्सिफिकेशन विल रिजल्ट इन क्लॉट इन अबाउट 2 to 4 मिनट्स। कैल्शियम को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम फिर दोबारा से क्लॉटिंग टाइम को चेक करेंगे। और इसकी जो क्लॉटिंग टाइम है वो 26 से 33 सेकंड्स तक होती है और ये इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। ये जनरल था पीटी और एपीटीटी के हवाले से। इनका जो मुकम्मल प्रोसीजर या प्रैक्टिकल है वो हम आप लोग वो बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी। ये एक जनरल व्यू आप लोगों को बताना था। एंडोथेलियम जो है वो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे रखती है और इसमें एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज हम लोग ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो एंडोथेलियम है ये थ्रोम्बोजेनिक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको इसने कवर किया हुआ है। इसके अलावा अनइंजर्ड अगर एंडोथेलियम हो, अनइंजर्ड एंडोथेलियम जो है वो प्लेटलेट्स के साथ बाइंड नहीं करती। अनइंजर्ड एंडोथेलियम जो है प्लेटलेट्स के साथ बाइंड नहीं करती। और जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर इंजर्ड एंडोथेलियम होगी तो फिर प्लेटलेट्स जो है वो जाके बाइंड करना शुरू करेंगे। वरना अगर एंडोथेलियम बिल्कुल ठीक फॉर्म में है, इंजर्ड नहीं है, तो वहाँ पर आकर कहीं भी जगह पर किसी भी जगह पर प्लेटलेट बाइंड नहीं करेंगे। अब ये कैसे नहीं बाइंड करेंगे, इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले लिखा हुआ PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन भी कहा जाता है और NO, ये दोनों के दोनों जो है ये अनइंजर्ड एंडोथेलियम से क्या करते हैं, प्लेटलेट बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं। यानी कि ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंडोथेलियम की सरफेस पे प्लेटलेट को बाइंड नहीं होने देते। इसी तरह ADPase है, ADPase जो है वो ADP पर इफेक्ट करता है और ADP क्या करता है, एक्चुअली ADP जो है वो प्लेटलेट को एग्रीगेट करने का काम कर रहा होता है। तो ADP पर इफेक्ट कर देगा ADPase। जब ADPase ADP को ब्रेक डाउन करके उसे सेपरेट कर देगा तो फिर प्लेटलेट एग्रीगेटिंग जो इफेक्ट है उसका ADP का वो भी नहीं होगा और इस तरीके से ब्लड जो है वो कोagulate नहीं होगा। जिस तरह एक जनरल मैंने आप लोगों को पहले बात बताई थी कि अगर भी हमारी बॉडी में नॉर्मल वेसल्स मौजूद हैं तो वो वहां पर ब्लड के अंदर मूव करते हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो उन पर इफेक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो क्लॉट बनाएंगे नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन जैसे ही इंजर्ड होगी तो इंजर्ड होने के बाद जो है ये प्लेटलेट्स आते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो फिर उस इंजर्ड जगह को फिलअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोथेलियम में हेपारिन लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी क्या कहते हैं, ये एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करने का काम कर रहे होते हैं। ये भी एक्टिव प्रोटीएज को इनएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेंगे, एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट होगी तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ये हेपारिन जो है वो एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी रख रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें थ्रोम्बोमोडुलिन की, तो थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ये थ्रोम्बिन की स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देता है। ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है जबकि फैक्टर 7 और 8A को इनएक्टिवेट कर देता है। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं TPA को जो कि फिब्रिनोलाइसिस को एक्टिवेट करता है और किसके थ्रू, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने पर। यानी कि प्लाज्मिनोजेन जब जो है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जो है ये प्लाज्मिन वो इट सेल्फ जो है वो फिब्रिनोलाइसिस
क्या प्रोसेस को लीड कर रहा होता है। इसी तरह प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोथेलियम, इसमें नॉन विल्ब्रेंट फैक्टर की सिंथेसिस है। इसके अलावा टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स बाइंड एंड फैसिलिटेट एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स विया सीए कैल्शियम ब्रिजेस। तो ये था एंडोथेलियम की प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो है, जिस तरह अगर आप लोग पहले वाली स्लाइड्स आप लोगों को याद हो तो वहां पर हमने इन चीजों को डिस्कस भी किया था। विटामिन के जो है दैट प्ले अ की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो है यहाँ पर आप इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स which differ in number of side chain isoprenoid units। फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। प्लांट डिराइव्ड है विटामिन के1, और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी विटामिन के की सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा रिड्यूस फॉर्म है विटामिन के2 की, विटामिन के H2। ये पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए, पोस्ट ट्रांसलेशन गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए जरूरी होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन की फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रही होती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये उसके लिए भी ये विटामिन के2 जो है वो जरूरी होता है। विटामिन के जो है यहाँ पर उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, और इसके रोल को हम लोग आगे पढ़ते हैं। विटामिन के का रोल क्या है। सम क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर अ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बिफोर दे आर एक्टिव इन क्लॉटिंग। इसी तरह ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर 2 है, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड एस। ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की एडिशन है, किसमें ग्लूटामाइन रेजिड्यूज पे, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो पीटीएम है जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं, इसे शॉर्ट वर्ड में पीटीएम का नाम दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये दिस पीटीएम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट्स। और फिर ये पीटीएम जो है, इस पीटीएम के लिए ये जो इतना काम हो रहा है ये इसके लिए विटामिन के ही रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है। विटामिन के डिपेंडेंट फॉर्मेशन है, इसमें फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 थ्रोम्बिन का दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजाइमोजन है, प्रोजाइमोजन कार्बोक्सिलेटेड प्रोजाइमोजन में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पर जो है वो विटामिन जो है विटामिन के H2 जो है ये अपना रोल अदा कर रहा है इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो है वो रिडक्टेज, विटामिन के ऑक्सीडेज रिडक्टेज, विटामिन के यहाँ पे बन रहा है, और ये छोटी सी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर बताना मकसूद ये था कि किस तरह से विटामिन के जो है ये विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज जो है इस प्रोजाइमोजिन को किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोक्सिलेटेड प्रोजाइमोजिन में कन्वर्ट कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ GLA रेजिड्यूज सब्सिक्वेंट टू प्रोटीन सिंथेसिस पोस्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी, ग्लूटामिन पेप्टाइड विटामिन के कार्बोक्सिलेशन जब उसकी होती है तो ये गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिन पेप्टाइड बन जाता है। रोल ऑफ विटामिन के इज अल्टर्ड इन कार्बोक्सिलेशन RX एंड मस्ट बी रीजनरेटेड बिफोर रीयूज। रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन इन्वॉल्व्स टू रिडक्टेजेस व्हिच कन्वर्ट विटामिन के एपोक्साइड टू विटामिन के। Vitamin K antagonist inhibit these reductases. Vitamin K dependent PTM provides sites on modified form factor for calcium bridging। अगर इसके लिए ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपली रोल ऑफ विटामिन के अंदर ये बात भी लिख दें, दैट्स इनफ। नॉन फिजियोलॉजिकल इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन, इसमें विटामिन के एंटागोनिस्ट आ जाते हैं, कैल्शियम चीलेटर्स, EDTA सिट्रेट ऑक्सलेट है, और हेपारिन जो है जो कि इन विवो और इन विट्रो में काम कर रही होती है। अब अगर हम बात करें विटामिन के की डेफिशिएंसी की, अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की डेफिशिएंसी में सीवियर है, और एंड इट्स प्रोडक्शन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये आमतौर पर लिवर डिजीजेस के अंदर ऐसा होता है, और अगर फैट मेल अब्जॉर्प्शन हो रही हो तो तब भी आमतौर पर दिस इज एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। यानी कि जिस तरह हमने पहले बात की, विटामिन के जो है वो तो रोल अदा कर रहा होता है फैक्टर्स के लिए, और अगर विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पॉपुलेशन नहीं होगी, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ब्लीडिंग होती जाएगी। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो हैं स्पेशली प्रीमीज आर आल्सो एट रिस्क। प्लेसेंटा इज इनसफिशिएंट इन द ट्रांसफर ऑफ मैटरनल विटामिन के, और कंसंट्रेशन प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल विटामिन के को ट्रांसफर करने के लिए इनसफिशिएंट होता है।
जो विटामिन के कंसंट्रेशन सर्कुलेट कर रही होती है ये ड्रॉप कर जाती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के बाद, एंड इट रिकवर्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और फिर जो है जब हम खाना खाते हैं, फूड एब्जॉर्ब होती है, तो इसका लेवल जो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाता है। न्यू बॉर्न गट्स जो है वो स्टेराइल होता है। बस ये साबित हुआ कि न्यू बॉर्न्स आर गिवन एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के फॉलोइंग बर्थ। विटामिन के एंटागोनिस्ट, अगर हम बात करें ब्लड कोगुलेशन की, तो डेफिशिएंसी इन ऑल ऑफ द फैक्टर्स एक्सेप्ट फैक्टर 12 लीड टू ब्लीडिंग टेंडेंसी इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। और इसके अलावा डिस्क्राइब्ड एज अ वाटरफॉल या कैस्केड के नाम से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ये सीक्वेंस एक चीज़ है में रखनी है आप लोगों ने, ज़ाइमोजन जो है वो प्रो एंजाइम है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, खास किस्म के एक्टिवेट के अंदर, जिसे हम लोग फिर ज़ाइमोजन का नाम देते हैं। इन द नेक्स्ट ज़ाइमोजन में कन्वर्ट हो जाता है खास सीक्वेंस के अंदर। जो एक्टिवेटेड फैक्टर एंजाइम्स है उसके लिए हम लोग जो लफ्ज़ डिज़ाइन करके बोल रहे होते हैं, ए का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं। जैसा एक फैक्टर 10 था तो जो एक्टिवेटेड था वो फैक्टर 10 ए था। तो ये खास किस्म के कुछ लाइंस थी जो लिखी हुई हैं। आगे है क्लॉट रिमूवल, जिसमें हम फिब्रिनोलाइसिस को देखते हैं कि फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। तो फिब्रिन जो है ये क्या होती है, प्लाज्मिन की मौजूदगी में फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स बना देती है। अब ये जो प्लाज्मिन है ये कैसे बनता है, ये प्लाज्मिनोजन जो है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है और फिर बाद में प्लाज्मिन बनता है। प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन को फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब फिब्रिनोलाइसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनहेंस डिग्रेडेशन ऑफ क्लॉट्स की डिग्रेडेशन इनहेंस होगी। सिंपल से हमें चूंकि नाम से भी पता चल रहा है तो इसमें यानी कि क्लॉट्स की डिग्रेडेशन इनहेंस हो रही होगी। एंडोजीनस जो प्रोटीएस है उनकी एक्टिवेशन हो रही होगी। और इसी तरह प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है ये बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मिन में, और जो प्लाज्मिन इटसेल्फ खुद है वो क्या करती है, वो फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक कर देती है। इसी तरह यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन है, और ये किस तरह से ये प्लाज्मिनोजन के साथ जाकर जब अटैच होता है, प्लाज्मिनोजन के साथ जब जाकर अटैच होता है तो फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन के अंदर। ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा तो ये इस फिब्रिन को खास किस्म के प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जिस तरह हमने यहाँ पर ये पढ़ा, फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब इनहिबिटर्स कौन कौन से है इसके अंदर, फिब्रिनोलाइसिस के अंदर, वो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स और अल्फा एंटीप्लाज्मिन है, जो कि फिब्रिनोलाइसिस के इनहिबिटर्स के तौर पर कर रहे होते हैं। ये एक सिंपल सी रेगुलेशन डायग्राम भी दिखाई गई है, उसमें इस चीज़ को वाज़ा करने की कोशिश की गई है कि अगर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो है वो अगर एक्सेस हो जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लाज्मिनोजन जो है जब एक्सेस होंगे तो बाद में प्लाज्मिन जब बनेगा तो प्लाज्मिन जो है वो क्या करता है, वो हाइड्रोलाइज करने का काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हेमरेज है वो उसको लीड करेगा जब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होगा। अगर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या होगा, डेफिशिएंसी के बाद थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा, मतलब फिर बाद में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के इनहिबिटर की बात करें, अगर इनहिबिटर आ जाएगा, इनहिबिटर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो थ्रोम्बोसिस को लीड करेगा। थ्रोम्बोसिस को लीड करने का मतलब कि थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक और इसी तरह प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमरेज की तरफ ये लीड कर रहा होगा। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स की बात की गई है इसमें, और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की बात की गई है। ये एक रेगुलेशन कंट्रीब्यूशंस इन दोनों के दरमियान में बताई गई है। हमारा ये टॉपिक था चूंकि ब्लड कोगुलेशन कैस्केड के हवाले से, यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।